बोल रहे थे भैया मेरा ना अटक गया था। क्या हो गया था? अटक गया था, वो 9 GB वाला ढंग से हो नहीं रहा था। ओके, ठीक है, कोई नहीं। उस लोकेशन पे दो फाइल है। तो जो 9 जीबी वाला नहीं हो रहा है वो तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 9 जीबी वाला की फाइल क्या है? वो रेडीमेड वीएम है। उस पे कुछ करना नहीं होगा। उस पे डेटाबेस भी इंस्टॉल है, उसमें डेटाबेस भी पहले से क्रिएटेड है। ठीक है। तो उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं। बट अगर खुद से करना है तो एक जो पहले से हम लोग डाउनलोड करके रखे हैं OEL 701 बैकअप नाम से, जिससे कल दिखा रहे थे, हाँ वो तो चाहिए हम लोग हाँ। को। एक उसी लिंक में ना एक आरपीएम नाम का एक फाइल होगा, तो वो फाइल लगेगा। 701 का RPM जो था। हाँ, वो लगेगा। अगर वो नहीं रहेगा ना तो हम लोग सेटअप कर नहीं पाएंगे। एक मिनट, हम दिखाते हैं किस फाइल का बात कर रहे हैं। ये वाला OEL 77 आरपीएम ओनली करके, ये 3.47 GB का 7 है। हाँ, तो ये हम लोग को चाहिए रहेगा। ठीक है ना? तो ठीक है, कल हम लोग का आईपी वाला नहीं हो पा रहा था, उसको आज ठीक करेंगे। ये हमारा वीएम है जो कल एक्सट्रैक्ट किया था हमने। ठीक है, ये मेरा वीएम वेयर है। तो ये वाला मेरा वो वीएम है। तो प्रॉब्लम ये था, इसको जब जाएंगे सेटिंग में, तो स्टार्टिंग में यहाँ पर नेटवर्क में दो अडेप्टर दिख रहा था। एक होस्ट ओनली था और एक नेट था। तो नेट वाले को रिमूव करना पड़ेगा। नेट वाले को रिमूव कर देंगे, सिर्फ होस्ट ओनली को छोड़ेंगे। उसके बाद जब जाके इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, तब जाके वो आईपी वाला काम करेगा, जैसे भी दिखाते हैं। तो नेट वाला रिमूव कैसे किए? यहीं पे राइट क्लिक, सेटिंग, जैसे यहाँ नेटवर्क दिख रहा है ना, जैसे इस पे क्लिक करेंगे नीचे रिमूव का बटन बन जाता है। ठीक है, रिमूव करेंगे, ओके करेंगे, ये जो हार्डवेयर अटैच हुआ है वो रिमूव हो जाएगा। उसी तरीके से अगर नया अडेप्टर ऐड करना है तो यहाँ से हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। ऐड का समय पूछेगा क्या ऐड करना है, नेटवर्क ऐड करना है, तो यहाँ से फिनिश करके नेटवर्क ऐड भी कर सकते हैं। ये चीज़ है। तो अभी अगर हम दिखाएं मेरा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि एक अडेप्टर है, यहाँ एक ही दिखेगा, है ना? एक ही दिख रहा है। इसका अगर हम सेटिंग में जाते हैं तो हम वही आईपी यूज़ किए हैं, 100.0.95.120। सेम सबनेट क्लास सी का गेटवे हम कुछ नहीं यूज़ किए, यानी ज़ीरो है। और इसको हम अप्लाई कर दिए, फिर इसको ऑफ किए, ऑन किए, थोड़ा देर वेट करेंगे, फिर इसको मिनिमाइज कर देंगे। अब हमको इस इंटरफेस का ज़रूरत नहीं है। अब हम कंप्लीट कंपनी में जैसा माहौल होता है पुट्टी से यूज़ करना, अब हम वैसा यूज़ करेंगे। तो कंपनी में भी किसी सर्वर को यूज़ करने के पहले उस सर्वर का आईपी को पिंग करके देखते हैं पिंग हो रहा है कि नहीं। तो पिंग क्या आईपी हम सेट किए, तो 100.0.95.120, देखते हैं पिंग आता है कि नहीं। तो पिंग आ रहा है, दैट मीन्स ये सर्वर एक्सेसिबल है। तो अब हम इस सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब आपका चॉइस है, अगर आप मोबा एक्सटर्म इंस्टॉल करके रखे हैं तो मोबा एक्स से कर सकते हैं, नहीं तो पुट्टी से कर सकते हैं। मेरे को पुट्टी ज़्यादा पसंद है, तो हम पुट्टी से करेंगे। तो ये रहा मेरा पुट्टी, हम इंस्टॉल करके रखे हैं। ओपन करना है। यहाँ पर आप लोग में ऐसा खाली जगह आएगा, ऐसा। तो यहाँ पे आईपी देना रहता है जिसको कनेक्ट करना है। बट कनेक्ट करने के पहले कुछ कुछ सेटिंग होता है पुट्टी में, जिसको इनेबल करना पड़ता है। तो जैसे विंडो, यहाँ पे ना आपके यहाँ पे 4x9 दिखेगा। ये साइज क्या डिफाइन करता है, आप कितना स्क्रॉल बैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, सपोज कीजिए आपको लिमिट दिया है एक ही पेज का, तो आप उसमें लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, तो क्या होगा, आप जब लिखते जाएंगे तो पीछे का चीज हटता जाएगा। तो हम वैसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि अच्छा खासा पीछे का हिस्ट्री भी सेव रहे। तो ये जो स्क्रॉल बैक का जो साइज है, आप इसको मैक्सिमम जितना सेट करना है कर दीजिए। इसका अपना जो मैक्स लिमिट है उतना में ये सेट करके छोड़ देगा।
ठीक है, ये कॉलम और रो है, यानी स्क्रीन का लंबाई और चौड़ाई कितना होगा। तो इसको आप डिफॉल्ट छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसको हम पुट्टी जब खुलेगा तो वहाँ मैनुअली घटा बढ़ा सकते हैं। फिर है कनेक्शन। कनेक्शन में यहाँ पर कीप अलाइव का सेटिंग है, इसको 60 कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका पुट्टी इनएक्टिव नहीं होगा। अगर आप पुट्टी छोड़ के चले गए थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट 2 मिनट, पुट्टी पे कुछ नहीं काम किए, तो आपका सेशन डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इसको 60 कर देने से हर 60 सेकंड में ये पुट्टी ऑटोमेटिक एक पैकेट सर्वर पे भेजेगा, जिससे सर्वर समझेगा कि नहीं, यूजर है, यूजर पुट्टी के सामने बैठा हुआ है, उसको ऐसा लगेगा। तो आपका पुट्टी डिस्कनेक्ट नहीं होगा, ये चीज। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, X11 में आपके यहाँ इनेबल में टिक नहीं होगा, ऐसा होगा आपको टिक करना होगा। इससे क्या होगा, हम लोग जब ओरेकल इंस्टॉल करेंगे तो ओरेकल ग्राफिकल इंटरफेस खोजता है, ठीक है ना। तो अब से हम इमेजिन कर रहे हैं कि मेरे पास ये जो VMware का यहाँ जो कंसोल है, ये मेरे पास नहीं है, मेरा सब कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आपको सर्वर टीम सर्वर दे दिया, अब आपको ये एक्सेस नहीं मिलेगा। तो आप भूल जाइए कि आपके पास ये एक्सेस है। ठीक, अब आप समझिए, आपके पास सिर्फ कमांड लाइन एक्सेस है। तो इंस्टॉलेशन के लिए अगर आपको ग्राफिक्स चाहिए तो X11 को इनेबल करना पड़ता है। तो इसको टिक कर दिए, फिर सेशन में आके डिफॉल्ट सेटिंग में क्लिक करके सेव कर देना है सेटिंग्स को। अब क्या होगा, हर बार हम जब भी किसी का कोई भी सर्वर का आईपी खोलेंगे, तो जो जो सेटिंग हम अभी सेव किए हैं, बाय डिफॉल्ट वही सेटिंग ओपन होगा। तो अब हम आईपी डालते हैं। तो देखिए यहाँ पे लॉग इन एज करके आया। ठीक है, मतलब यहाँ पे लॉग इन एज का मतलब किस यूजर से आपको लॉग इन करना है। तो अभी तो सर्वर एकदम स्क्रैच है, ब्लैंक है, कुछ इसमें है नहीं। तो हम लोग रूट से लॉग इन करेंगे। रूट, पासवर्ड AKM है स्मॉल में, तो लॉग इन हो गया। ठीक है, जो हम लोग वहाँ पे VM जो कंसोल में घुस के हम लोग जो कमांड चला रहे थे, सब चीज़ अब यहीं पे चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोग बिना सर्वर पे घुसे रिमोटली पुट्टी से कनेक्ट कर लिए। अब हम लोग टोटल इसी पे काम करेंगे, कंप्लीट कमांड पे काम करेंगे। ठीक है, तो अब जो कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन बच गया था कल, उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हम लोग DBA का रोल डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, लैब सेटअप हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे। तो हमारा VMware का सेटअप हो गया था, लिनक्स का VM रेडी था, कॉन्फ़िगरेशन पार्ट हमारा बाकी था, बाकी था, जो आईपी वाला आज हम लोग ठीक कर लिए। ठीक है, एडिशनल सॉफ्टवेयर जैसे पुट्टी, नोटपैड प्लस प्लस, ये सब आप लोगों को ये इंस्टॉल करना होगा। तो मेरे में इंस्टॉल्ड है। ठीक है, आप लोगों को ये करना होगा, ये सिंपल नेक्स्ट 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 करने वाला सॉफ्टवेयर सब है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। बेसिक लिनक्स का हम लोग कल देख लिए थे, लिनक्स क्या है, माउंट पॉइंट कैसे चेक करते हैं, ये वगैरह का हो गया था। ठीक है, तो आज से हम लोग डीबी शुरू करेंगे। ठीक है, तो डीबी का सिलेबस कुछ ऐसा है, इंट्रोडक्शन देखेंगे, हम लोग डीबी का इंस्टॉलेशन देखेंगे। इंस्टॉलेशन दो टाइप का होता है, ग्राफिक्स टाइप, साइलेंट टाइप, तो हम लोग दोनों देखेंगे। जैसे अपने लैपटॉप में कर रहे हैं तो ग्राफिक्स का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन अगर किसी बैंक प्रोजेक्ट में जाएंगे तो बैंक में काफ़ी सिक्योर इन्वायरमेंट होता है, वहाँ ग्राफिक्स भी नहीं मिलता है, साइलेंट करना पड़ता है, मतलब इंस्टॉलेशन भी कमांड से ही करना पड़ता है। तो हम लोग वो मेथड भी देखेंगे, ताकि कभी साइलेंट करने का नौबत आए तो आप लोग वो भी कर सको। फिर हम लोग डेटाबेस क्रिएट करेंगे, इसमें भी दो ऑप्शन होता है, ग्राफिकल और साइलेंट, हम लोग दोनों देखेंगे। लिसनर कॉन्फ़िगर करना, ये क्या होता है, ये हम लोग आर्किटेक्चर में देखेंगे। कैसे डेटाबेस को कनेक्ट करना है सीधा सर्वर पे, रिमोटली, SQL डेवलपर से, क्या क्या इश्यूज आ सकता है कनेक्शन के दौरान, हम लोग वो सब देखेंगे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो है SQL फंडामेंटल्स है, हम लोग उस पर थोड़ा काम करेंगे। थोड़ा ये पॉइंट्स थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कि सही तरीके से हम बना नहीं पाए हैं। ठीक है, तो हम लोग SQL का बेसिक्स भी देखेंगे, क्योंकि ओरेकल डेटाबेस पे काम करने के लिए आपको SQL क्वेरी पता होना चाहिए, आपको क्वेरी लिखने आना चाहिए। तो हम लोग वो भी देखेंगे, SQL स्टेटमेंट्स, डेटा टाइप्स, टेबल बनाना,
कॉलम ऐड करना, कॉलम ड्रॉप करना, रिकॉर्ड इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, टेबल ड्रॉप करना, अलग अलग तरीके का ऑब्जेक्ट बनाना, वो सारा देखेंगे। ठीक है, कैसे हम लोग क्वेरी लिखेंगे कि डीबी से हम रिकॉर्ड देख सकें, डेटा कैसे सॉर्ट करते हैं, एग्रीगेट फंक्शन क्या क्या होता है, कैसे यूज़ करेंगे, डेटा और केस कन्वर्जन, कितने तरीके का डेटाबेस ऑब्जेक्ट होता है डेटाबेस में, सारे के बारे में वन टू वन हम लोग देखेंगे। जॉइंस के बारे में पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूट वेरिएबल। ठीक है, क्वेरी को क्यों ऑप्टिमाइज करना जरूरी है, केवल क्वेरी लिख देना ही काम नहीं है। अच्छा क्वेरी भी हम लोग को लिखने आना चाहिए। और अच्छा क्वेरी तभी लिख सकते हैं जब हमको प्रॉपर फंडामेंटल्स पता हो क्वेरी का, सीक्वल का। ठीक है, तो हम लोग वो देखेंगे। फिर हम लोग सीक्वल पे कुछ कुछ प्रैक्टिकल्स करेंगे। फिर हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे आर्किटेक्चर से। फिर उसी में हमारा यूज़र मैनेजमेंट है। फिर डीबी इंस्टेंस को मैनेज करना देखेंगे। फिर स्पेस मैनेजमेंट देखना है हम लोग को। रीड लॉग, आर्काइव लॉग मैनेजमेंट हम लोग को देखना है। डेटाबेस का बैकअप कैसे होता है वो देखना है, कितने तरीके का बैकअप होता है, कैसे कैसे वो बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, डेटाबेस का रिस्टोरेशन देखेंगे। डेटाबेस का क्लोनिंग देखेंगे, कैसे डेटाबेस रिस्टोर करने का नौबत आया तो कैसे रिस्टोर करेंगे बैकअप को। एक सर्वर का हूबहू क्लोन बनाना है दूसरे सर्वर पे, कैसे करेंगे वो देखेंगे, कितने तरीके से हो सकता है। ठीक है, अलग अलग टूल है, आरमैन है, डेटा पंप है, मैनुअल बैकअप है, वो सब देखेंगे। डेटा गार्ड को समझेंगे, डेटा गार्ड क्या है। डेटा गार्ड का हम लोग बेसिक कवर करेंगे, क्योंकि डेटा गार्ड अपने आप में एक अलग कोर्स है। तो डेटा गार्ड का हम लोग बेसिक समझेंगे, क्योंकि L1 लेवल पे हमको डेटा गार्ड नहीं कन्फिगर करने मिलता है, बट हाँ उसका कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए। तो हम लोग वो भी देखेंगे। पैचिंग हम लोग देखेंगे, हालांकि L1 को पैचिंग करने मिलता नहीं है, बट हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, हम लोग डीबी अपग्रेड करके भी देखेंगे। इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग में 12C इंस्टॉल करेंगे, ताकि इसको हम लोग बाद में 19C में अपग्रेड भी कर सकें। तो हमारा सिलेबस कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये हम शेयर कर देंगे। तो ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग सारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो हम उसी बेसिस पे आगे बढ़ेंगे। और कोशिश आप लोग ये कीजिएगा कि सेम पेज में रहने का। जैसे आज जो हो गया, तो जैसे कल जो हुआ, तो हो हम समझ सकते हैं एक दिन में आप लोगों को समय नहीं मिला होगा, ठीक है, वो सारा चीज़ करने का। अचानक से समझ में नहीं आएगा। लेकिन आज से और अगला जो सैटरडे आने में आपको 5 दिन का समय मिलेगा, तो वो 5 दिन में आपको सेम पेज में आ जाना होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको सही से ख़त्म भी कर पाएंगे, और आप सही टाइम पे सही सवाल भी पूछ पाएंगे। नहीं तो आप हमेशा पीछे रहेंगे, आप हमेशा 5 सवाल पीछे पूछेंगे। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए लिनक्स कॉन्फ़िगर हो गया है हमारा। तो अब थोड़ा सा RDBMS के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो RDBMS है क्या असल में। तो RDBMS सिंपल है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो इसका एक बेसिक हम बनाए थे। ठीक है, तो जो हमारा ओरेकल डेटाबेस है, ये एक RDMS है। RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो ओरेकल डेवलप किया। ठीक है, इसमें बहुत सारा फीचर है, बहुत ज़्यादा फीचर है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डेटा को ये स्टोर कर सकता है। और सेम टाइम पे ये काफ़ी बड़े डेटा वॉल्यूम को फेच कर सकता है बहुत लेस अमाउंट ऑफ टाइम में। दैट मीन्स ये काफ़ी एफिशिएंट डेटाबेस सिस्टम है। चूँकि ये हाईली स्केलेबल है, रिलायबल है, और बहुत ज़्यादा कंकरेंसी मेंटेन करता है ये डेटाबेस, तो इसके वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस में। बड़े बड़े कंपनियों में आपको ओरेकल ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत वाइडली यूज़ होता है क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स में। बैंकिंग में तो आपको ओरेकल मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बैंक प्रोजेक्ट्स में, किसी भी फाइनेंस प्रोजेक्ट में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में, मेडिकल में, जो जो भी क्रिटिकल प्रोजेक्ट है वहाँ आपको ओरेकल मिलेगा। ओरेकल का जो अपना इंटरफेस है, वो कम्प्लीटली CLI है, जो काफ़ी पावरफुल इंटरफेस है, जिसमें मैक्सिमम कंट्रोल आपको मिलता है। इसका ग्राफिकल इंटरफेस भी है इसको मैनेज करने के लिए, जिसके लिए ओरेकल का अपना टूल है, OEM है,
और भी कुछ कुछ जैसे ऑरेकल का जो क्लाउड इंटरफेस है, जो डीबी ऑरेकल का क्लाउड में चलता है, वो ग्राफिक्स में भी आपको मिलता है मैनेज करने के लिए। ठीक है। तो ऑरेकल का हिस्ट्री बड़ा सिंपल सा है। ऑरेकल का जो पहला रिलीज था V1 जो था, वो सिर्फ लैब रिलीज था, जिसको मार्केट में रिलीज नहीं किया गया। ठीक है। जब वो उनके जो डेवलपर्स थे, जब उनको लगा कि हाँ प्रोडक्ट में दम है, तो V2 निकाला गया, जो इंटरप्राइज के लिए निकाला गया, जो एक्चुअल में मार्केट में आया। और उस समय वो जब आया था, वो सिर्फ VMS, उस समय एक ओएस था, ओपन VMS, जिसको बाद में HP एक्वायर कर लिया था। तो बाद में HP ओपन VMS के नाम से वो जाना जाता था। तो VMS और यूनिक्स प्लेटफॉर्म के लिए ही ओरेकल आया था। ठीक है। फिर जैसे जैसे ये इवॉल्व होता गया, V3 V4 V5 ऐसे कर करके, ओरेकल का जो 7.1 का रिलीज था, ये पहला रिलीज था जो विंडोज के लिए आया था। उसके बाद आता गया, रिलीज होता गया। अभी के टाइम पे ऐसे 24 AI आया हुआ है, बट मार्केट में ट्रेंड चलता है कि ओरेकल का लेटेस्ट रिलीज कोई नहीं यूज करता है, वो बहुत अनस्टेबल रहता है। तो उसमें ओरेकल कुछ ना कुछ फिक्स वो करता रहता है, तो मार्केट एक बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करता है कि वो सबसे स्टेबल रिलीज यूज करता है। तो अभी बहुत जगह में 23 AI रिलीज जो है, वो यूज हो रहा है। और इसमें AI का मतलब है, ये AI कंपेटिबल डेटाबेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ आता है। बट अभी भी जो लॉन्ग टर्म रिलीज और लॉन्ग टर्म सबसे स्टेबल वर्जन है ओरेकल का, वो है 19C। तो आपको ज़्यादातर जगह में अभी भी 19C दिखेगा, कहीं कहीं तो 12C भी दिखेगा। बट वो सब ऑब्सोलूट हो गया है, आउट ऑफ सपोर्ट है। जस्ट अपग्रेड के लिए ओरेकल उन सब का सपोर्ट अभी दे रहा है मार्केट में। बट वो अपग्रेड वाला सपोर्ट भी हट जाएगा, और आई गेस हट भी गया होगा 12C के लिए। तो अभी लॉन्ग टर्म सपोर्ट 19C का है, जो आई गेस 2032 या 34 तक है। तो काफ़ी समय है अभी। तो अभी सब जगह 19C ही है, 23 AI अभी हम भी नहीं देखे। हम भी जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ भी 23 AI जो है, अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। ठीक है। तो ओरेकल का ना नेमिंग जो है इसका नोमेनक्लेचर, इसका भी अपना एक मतलब है। जिसमें 8 तो उसका वो रिलीज है, रिलीज नंबर। उसके बाद जो भी है, वो उसका अपना फ्लैगशिप फीचर वो दिखाता है। जिसमें आई है, मतलब वो इंटरनेट, यानी ये डेटाबेस इंटरनेट को सर्व कर सकता था। उसमें वो फीचर आया था, इंटरनेट फिजिबिलिटी। ठीक है, ओवर द इंटरनेट यूज हो सकता था। फिर 10G आया। तो 10G बोले तो ग्रिड। इसके बीच 9I भी आया था। हम 9I इसलिए नहीं लिखे क्योंकि उसमें भी आई था, हम 10G लिखे, जहाँ से G फॉर है ग्रिड। यहाँ पर पहली बार ओरेकल ग्रिड सेटअप लॉन्च किया। ठीक है। ग्रिड सेटअप क्या होता है? एक ही डेटाबेस जब मल्टीपल मशीन्स में चलता है, और सब एक ही पर्पस को पूरा कर रहे होते हैं, तो वो दोनों एक ग्रिड बनाते हैं। तो उसको ग्रिड बोलते हैं। यानी ग्रिड का फायदा ये था, अगर एक सर्वर डाउन भी हो जाए तो दूसरे सर्वर से मेरा काम चलता रहेगा, क्योंकि वो उसी ग्रिड का पार्ट है। एक ग्रिड में कम से कम 2 नोड लगते हैं, और मैक्सिमम जितना ओरेकल सपोर्ट करता है उतना आप नोड उसमें ऐड करते जा सकते हैं। जितना ज़्यादा नोड रखेंगे, आपका डीबी उतना ही हाईली अवेलेबल रहेगा। मतलब एक दो नोड में खराबी भी आ जाए, तो बाकी नोड से आपका डीबी चलता रहेगा, तो प्रोडक्शन लॉस नहीं होगा। ये सिंपल है। फिर इसके बाद 11G भी आया। तो 11G हम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि वो सेम ही है, 10G 11G जी लगा हुआ है। 12 में C आया, यानी C फॉर क्लाउड। यानी 12C से ओरेकल अपना प्रोडक्ट को क्लाउड कंपेटेबल भी रखा, यानी ये क्लाउड में आने लगा। जो अमेजोन है, अज्योर का है, वो सारे में ये क्लाउड प्लेटफॉर्म पे भी आपका ओरेकल डेटाबेस रन होने लगा। फिर अभी का 23 ए आई है, 24 AI है। ये दो रिलीज अभी है मार्केट में। हर साल ये निकालता है। ठीक है। अब चूंकि ओरेकल डेटाबेस बहुत कॉस्टली है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली ये डेटाबेस है। तो कॉस्ट के हिसाब से, लाइसेंसिंग कॉस्ट के हिसाब से इसका अलग अलग एडिशन है, ताकि हर एक टाइप का कस्टमर इसको अडॉप्ट कर सके, यूज़ कर सके। तो जो सबसे सस्ता सस्ता क्या बोले, जो फ्री होता है,
वो इसका एक्सी एडिशन है, जिसको एक्सप्रेस एडिशन बोलते हैं। ये फ्री होता है, और ये आमतौर पे डेवलपर लोग यूज़ करते हैं जैसे ओरेकल परचेस करने के पहले। फुल्ली फंक्शनल एक एक्सी एडिशन है ओरेकल का, जिसमें आप उसको यूज़ करके उसका फंक्शनैलिटी वगैरह वगैरह आप टेस्ट कर सकते हैं। ये फ्री होता है, बट इसका साइज लिमिट होता है कि इसमें आप जो डेटाबेस क्रिएट करेंगे वो 10 GB से बड़ा नहीं हो सकता है। ये इसका थोड़ा लिमिटेशन रहता है, बट इनफ है 10 GB। आपको सिर्फ टेस्ट ही करना है तो 10 GB बहुत होता है। फिर है स्टैंडर्ड एडिशन। ये यहाँ से ओरेकल अपना लाइसेंसिंग कॉस्ट लेना शुरू करता है, बट स्टैंडर्ड एडिशन भी काफ़ी कॉस्टली होता है ओरेकल का। ठीक है, इसमें आपको कंप्लीट डेटाबेस मिलता है। हाँ, फीचर कुछ कुछ लिमिटेड मिलते हैं, जैसे इसमें आप ग्रिड नहीं बना सकते। ठीक है, इसमें आपको पार्टीशनिंग वगैरह वो सब नहीं मिलता है। तो ऐसा कुछ कुछ फीचर है जो आपको स्टैंडर्ड एडिशन में नहीं मिलता है। ठीक है, बट इसका कीमत कम होता है, जिसकी वजह से इसको छोटे मोटे कंपनीज यूज़ करते हैं। छोटा मोटा मतलब जिनका टर्नओवर सिंपल करोड़ों में है, तो वो लोग इसको यूज़ करते हैं, करोड़ लाखों में तो यूज़ करते हैं। इसका जो फ्लैगशिप मॉडल प्रोडक्ट है वो है इसका इंटरप्राइज एडिशन, जो इसका सबसे कॉस्टलीस्ट प्रोडक्ट है, जिसका लाइसेंसिंग कॉस्ट ही शुरू होता है 45 लैक्स 50 लैक्स। एक एक DB का लाइसेंसिंग इसका कॉस्ट जाता है। वो भी डिपेंड करता है आप कैसे सर्वर में उसको चलाएंगे। अगर आपके सर्वर में 8 CPU है तो उसका कॉस्ट कुछ अलग होगा। 16 CPU है तो कॉस्ट उसी लाइसेंस का कॉस्ट बढ़ जाएगा। यानी जितना पावरफुल सर्वर यूज करेंगे, ओरेकल का कॉस्ट भी उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिमेरिट है ओरेकल में। इसका लाइसेंसिंग थोड़ा अजीब है, बट फिर भी ये डेटाबेस इतना अच्छा है कि इसको कंपनीज एक बार अगर यूज़ कर लें तो इससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। मोनोपोली है ओरेकल का, इसीलिए इसका रिसोर्स भी मार्केट में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए जितना भी क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स है वहाँ आपको मोस्टली इंटरप्राइज एडिशन मिलेगा। जो उसका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होगा, जहाँ पे टेस्टिंग वगैरह चलता होगा, वहाँ पर वो लोग हो सकता है स्टैंडर्ड एडिशन यूज़ करते होंगे। बट वो भी क्रिटिकल इन्वायरमेंट आपको वो भी इंटरप्राइज ही मिलेगा। ठीक है, तो ये ओरेकल का सिंपल इंट्रोडक्शन था। तो भैया जैसे लोड आता है तो सीपीयू बढ़ा देता है, तो हाँ, उस समय उसका कॉस्ट कैसे बढ़ता है? मतलब वो तो पहले एक फिक्स अमाउंट पे परचेज किया होगा ना। करेक्ट। तो ये असल में तरीका गलत है। असल में ऐसा करना नहीं चाहिए। बट देखना, वो लोग उस CPU जो वो लोग बढ़ा के रखता है उसको लोग परमानेंट नहीं बढ़ा के रखता है। हाँ, फिर हटा देता है। कुछ देर के लिए वो लोग बढ़ाएगा है, फिर हटा देता है। ठीक है, इसी चक्कर में ऑरेकल क्या करता है, रेगुलरली ऑडिट मारते रहता है। ठीक है ना। बट अगर ऑडिट में पकड़ा गया तब तो वो पेनल्टी ठोकेगा। ठीक है, उसके पहले ही वो लोग उसको हटा देता है। और चूंकि ऐसा क्या होता है ना, जैसे ओरेकल को भी पता है कि हम मेरा इससे करोड़ों का अरबों नहीं, मतलब ज्यादा बोल दिए, करोड़ों का लाइसेंसिंग बिजनेस है। तो ओरेकल को भी पता है कि ये सब छोटा मोटा चीज होता है, तो ये सब नेगोशिएट हो जाता है। ठीक है ना, इतना ओरेकल भी नहीं देखता है। ठीक है ना। लेकिन हाँ, आपके पास बिल्कुल ही लाइसेंस नहीं है और आप एक नया डेटाबेस ही आप खड़ा कर लिए, तो वो गलत है। ठीक है ना। ठीक है। तो ये चीज है। तो ठीक है, अभी हम लोग आज क्या करते हैं, DB का सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमको करना क्या है, तो रिक्वायर्ड यूजर्स ग्रुप वगैरह वो इसमें क्रिएट करना होगा, बट उसके पहले हमको OS को रेडी करना होगा DB इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, तो उसका एक डॉक्यूमेंट हम बना के रखें, वो भी हम अटैच कर देंगे। कहीं तो था। ठीक है, तो ये मेरा इंस्टॉलेशन का डॉक्यूमेंट है। तो
क्योंकि इसके लिए मेरे को कुछ कुछ आरपीएम पैकेज इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए पहले मेरे को आरपीएम का रिपोजिटरी क्रिएट करना होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे सर्वर में इंटरनेट तो है नहीं। और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जहाँ काम कीजिएगा कंपनीज में, वहाँ आपको अपना सर्वर में इंटरनेट नहीं मिलेगा। वहाँ पे फायरवॉल लगा होता है। ठीक है ना, तो सिक्योरिटी पर्पज से आपको अपने सर्वर पे इंटरनेट तो मिलेगा नहीं। तो इंटरनेट मिलेगा नहीं तो आप सपोज आपने आपके वहाँ पे ओरेकल इंटरप्राइज लिनक्स है या एआईएक्स है, एआईएक्स आईबीएम का है। तो अगर इंटरनेट रहता तो एक यम कमांड होता है, उस कमांड के थ्रू हम एआईएक्स का सर्वर को कनेक्ट करके आरपीएम पैकेज ऑनलाइन इंस्टॉल कर लेते, जैसे हम प्ले स्टोर में जाके एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अगर इंटरनेट है तो। और अगर नहीं है तो क्या होता था, हम लोग एपीके फाइल डाउनलोड करते थे और मैन्युअली इंस्टॉल करते थे। कुछ वैसा ही है यहाँ पे। तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि हमारे पास इंटरनेट नहीं है, तो क्या करेंगे। तो उस केस में क्या होता है, कंपनीज में जो आपका ओएस टीम होता है, वो कोई भी एक सर्वर को, उन लोग का अपना एक होता है। अगर लिनक्स का रखना है तो लिनक्स का उन लोग के पास अपना एक रिपोजिटरी सर्वर होता है, जिसमें वो लोग सारा आरपीएम पैकेज को कॉपी करके रख देते हैं। फिर वहीं से हम लोग आरपीएम को इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो हम लोग वो लोग वैसा कॉन्फ़िगर करते हैं, तो हम लोग वही चीज़ यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, आपको कंपनीज में ये नहीं करना पड़ेगा, बट ये देख लीजिए, ये मतलब काम का चीज़ है। तो आरपीएम हम रिपोजिटरी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो पहले जो एक फाइल डाउनलोड हम करने बोल रहे थे, वो आरपीएम वाला फाइल अगर आप लोग डाउनलोड किए हुए हैं, हाँ वो सॉफ्टवेयर में था, वो ये वाला फाइल, इसको पहले सर्वर पे अपलोड करना होगा। अब जैसा कि देखिए हम हैं विंडोज़ में, ठीक, ये है पुट्टी। अब सर्वर पे अपलोड करें कैसे। ठीक है, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मेरे को चाहिए विन एसएपी, जो आप लोग को डाउनलोड करना था। ठीक है ना, तो विन एसएपी हम इंस्टॉल करके रखे हैं। यहाँ नीचे दिख नहीं रहा है, सर्च करते हैं विन एसएपी। ठीक है, तो ये मेरा इंस्टॉल्ड है। इसको हम ओपन करेंगे तो ये ग्राफिकल इंटरफेस देखिए ये निकाल के दे रहा है। ठीक है, जहाँ लेफ्ट साइड का जो स्क्रीन है ये आपके लोकल पीसी का है, यहाँ देखिए आपको अपना अलग अलग ड्राइव दिखेगा। ठीक है, और ये राइट साइड में आपको अपना सर्वर का पाथ दिखेगा। ठीक है, तो अभी हम कनेक्टेड नहीं है, तो ये मेरा ही पीसी का दिखा रहा है। यहाँ पे आपको न्यू टैब में क्लिक करना है, तो यहाँ खुलेगा लॉगिन, क्योंकि आपको सर्वर पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो न्यू साइट में क्लिक करेंगे, आपसे यहाँ पे होस्ट नेम पूछेगा या आईपी, तो आप आईपी डालिए सर्वर का, क्या है 120। किस यूज़र से घुसना है, तो अभी तो हमारे पास सिर्फ रूट ही यूज़र है, तो रूट, और पासवर्ड जो है स्मॉल में एक एम लिख के, आप चाहें तो इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर सकते हैं, तो यहाँ पे सेव कीजिए। नाम पूछेगा किस नाम से आपको सेव करना है, तो आप डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हैं। पासवर्ड सेव करना है तो सेव पे टिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए, तो देखिए आपको लेफ्ट में दिखेगा। अब आपको जब भी खोलना रहेगा, ये न्यू टैब में खोलिए, यहाँ पे है, इस पे 2 बार क्लिक कीजिए, ये ऑटोमेटिक खुलेगा। पहली बार में एक्सेप्ट करने के लिए आता है, एक्सेप्ट कीजिए, तो ये खुलिए। अब देखिए ये जो है, ये आपका सर्वर का इंटरफेस है। ठीक है, ये आपको, ये सारा फोल्डर आपका सर्वर में है, और कहाँ पे है, देखिए रूट फाइल सिस्टम में है। हम यहाँ देख लेते हैं रूट में है कि नहीं है। तो देखिए वही सारा फाइल दिखा रहा है जो मेरे को विनएससीपी में दिख रहा था, कहाँ गई है ना। ठीक है, अब यहाँ से हम यहाँ से फाइल इधर से खींच के इधर उधर ला सकते हैं। तो विनएससीपी इसलिए हम लोग इंस्टॉल किए। तो अब मेरे को फाइल अपलोड करना है। ठीक है, तो हमको यहाँ से ब्राउज कर करके उस लोकेशन पर जाना होगा जो फाइल हमको अपलोड करना है। तो मेरा फाइल था डी ड्राइव में, ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर, यहाँ पे था ओएस। आपका जहाँ भी लोकेशन होगा आपको वहाँ तक जाना है। आरपीएम, ये है आरपीएम ओनली, इसको अपलोड करना है। ठीक है ना, तो ये जो रार फाइल होता है, रार ये आपका बाइनरी फाइल है, तो यहाँ पे ट्रांसफर सेटिंग डिफॉल्ट है, इसको यहाँ पे बाइनरी में टिक कर दीजिए। फिर
सेलेक्ट कीजिए, लेफ्ट क्लिक कीजिए, मतलब इसको सेलेक्ट करके रखना है, फिर खींच के यहाँ छोड़ देना है, तो यहाँ पे कॉपी होगा और ओके करना है। देखिए ये कॉपी हो रहा है। तो ये 2-3 मिनट लेगा कॉपी होने में, उसको कॉपी होने देते हैं। तब तक कल से रिलेटेड कुछ है तो पूछ सकते हैं। भैया इसमें तो हमको तो अभी नहीं करना होगा क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर ऑलरेडी है तब तो नहीं करना है, अगर स्क्रैच से प्रैक्टिस करना है तो किया जा सकता है। तो सेम रिसोर्स मतलब फिर दिक्कत लोड नहीं आएगा इस पे? उस वीएम को डिलीट मतलब कर पहले देना, से। अच्छा। भैया या मेरा हम फिर लोग में 701 जिसमें 19 सी है। क्या चीज जिसमें 19C है? हम लोग, हाँ वो वाला है तो। और ये जो आप 777 वाला करा रहे हैं इसमें कौन सा है? इसमें वही है, सेम है। 701 में क्या है ना, 19 सेवन सी। जीरो वन में, हाँ हाँ, 701 वाला जो फाइल है वो ना ब्लैंक है, उसमें कुछ नहीं है, एकदम फ्रेश ओएस है वो। और जो 77 वाला है उसमें ओएस प्लस डेटाबेस दोनों है, यही अंतर है बस। तो हम लोग का तो डेटाबेस तो शायद सेवन क्रिएट जीरो होगा ना। हाँ तुम्हारे वाले में होगा। हम्म। ठीक है ना, तो तुम लोग चाहो तो उसी को यूज कर सकता है, या फिर एक नया वीएम क्रिएट कर सकता है 701, ये 701 वाले को डाउनलोड करके, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा इंस्टॉलेशन वगैरह का। हाँ फिर से कर लेंगे, उसको डिलीट कर देंगे। हाँ ये जो हमको फाइल सिस्टम दिख रहा है ये तो लिनक्स का है ना, जो लिनक्स का मतलब फाइल है वो सब दिख रहा है, सब टेम्पलेट पब्लिक डाउनलोड है। हाँ, ये जो है मेरा लिनक्स सर्वर पे, इस फाइल सिस्टम पे ये सारा फाइल और फोल्डर है, ये हमको वो दिख रहा है। ठीक है, जब तक वो कॉपी हो रहा है तब तक आगे कुछ देखते हैं। ठीक है, तुम लोग का, सॉरी, ये आप लोग का क्या होगा, जो ये फ्रेश वीएम वाला जो है, उसको जब वीएमवेयर में खोलेंगे तो आप लोगों के केस में होस्ट नेम का इशू नहीं आएगा, क्योंकि आपके में पहले से कोई वीएम है नहीं, तो आपको ये होस्ट नेम चेंज नहीं करना है। मेरे केस से मेरे को चेंज करना पड़ा था क्योंकि इसी नाम का एक और वीएम मेरे वीएमवेयर में ऑलरेडी था, ये ऑलरेडी था, तो हमको नाम चेंज करना पड़ा था न्यू करके, तो इसीलिए हम सर्वर का होस्ट नेम चेंज किए थे। तो अगर करना है होस्ट नेम चेंज तो ऐसे होता है, ये फाइल होता है /etc वाले पाथ पे, होस्ट नेम नाम का एक फाइल होता है, इसको वी से एडिट करते हैं, तो यहाँ पे OL701 आप लोगों में दिखाएगा। ठीक है, तो हम उसको क्या किए हैं, न्यू खाली हम लगा दिए हैं, फिर इसको सेव कर देना है, फिर सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेना है, सिस्टम मतलब सर्वर को रिस्टार्ट कर लेना है। तो आपको यहाँ पर जो OL701 दिख रहा था वहाँ पे OL701 न्यू दिखेगा। इसमें जो भी चेंज करेंगे उसको इफेक्ट में लाने के लिए सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ता है। पहला चीज़ तो ये करना है। आप लोगों को ये नहीं करना है, आप क्योंकि आप लोगों का एक ही वीएम है तो कॉन्फ्लिक्ट होगा नहीं। हाँ, आप लोगों को ये करना होगा, होस्ट में जाके आईपी आपका सर्वर का सही सेट करना होगा। तो इस फाइल को एडिट करेंगे तो आपके वहाँ पे जो आईपी ऊपर के 2 लाइन को टच नहीं करना है, यहाँ पे आपको आईपी गलत दिखेगा, वहाँ पे आपको आपको अपना आईपी सही करना होगा, और यहाँ अपना होस्ट नेम सही करना होगा। ठीक है, ये होस्ट नेम का एलियासिंग है, यहाँ देखिए एंट्री गलत है, इसको हम हटा देते हैं।